हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज है हमारा 11th सेशन और आज के सेशन में अगेन हम 30 MCQs करने वाले हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि जो मैंने कहा था कि शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज विद MCQs वो दोनों ऐप पर अवेलेबल हैं। किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर भी अवेलेबल हैं, विंग्स एक उड़ान की ऐप पर भी अवेलेबल हैं, वहां से ले सकते हो। साथ ही साथ दोनों ऐप्स के अंदर 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोस, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दोनों ऐप के अंदर मिलेंगे। और साथ ही साथ 900 MCQs की PDF भी दोनों ऐप में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आप कोर्स ले रहे हो विंग से अकाउंटेंसी का, तो उसमें आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है किरण सर के नाम से। इस कूपन कोड को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% जो है एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो ये थी आपकी काम की जानकारी। अब हम आते हैं MCQs पर। तो हमारा पहला MCQ जो है ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है या कमियां हैं या खामियां कह सकते हो। इट रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजेक्शन, ये पास्ट ट्रांजेक्शन की बात करती है। इट इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर, बोथ A एंड B, या इट डज नॉट एक्ट एज एन एविडेंस। देखिए इट रिलेट्स टू पास्ट ट्रांजेक्शन, हाँ ये पास्ट ट्रांजेक्शन की बात करती है। आपको याद होगा कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट हमने मान लो आज से 4 साल पहले 4 लाख का खरीदा था, तो फर्दर अकाउंटिंग उसी कॉस्ट पे की जाती है। अब वो जो 4 लाख का एसेट हमने कभी खरीदा होगा, 4 साल के बाद उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो चुकी होगी, लेकिन उसकी वैल्यू अभी जितनी है, मान लो अब उसकी वैल्यू 3 लाख है, क्या असल में उसकी वैल्यू 3 लाख होगी? आंसर इज नो। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो क्योंकि पास्ट ट्रांजेक्शन की बात करता है जो कि हमेशा रिलायबल नहीं रहती, क्योंकि अभी जो वैल्यू है जो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई गई है वो हमारी मार्केट वैल्यू से अलग हो सकती है। तो ये एक लिमिटेशन है, बिल्कुल है। इट इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल नेचर। ये क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल नेचर, यानी क्वांटिटी और फाइनेंशियल नेचर की है, यानी क्वालिटी की बात नहीं करती। बिल्कुल क्वालिटी, जैसे मैंने कहा था एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जिसने कहा कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जिसकी कोई मनी वैल्यू उसको रिकॉर्ड करनी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपके इंप्लॉइज कितने एफिशिएंट हैं, आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी, ये क्वालिटी में आती है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी एक कमी है या लिमिटेशन है। बोथ ए एंड बी बाद में डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट एक्ट एज एन एविडेंस, नहीं, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये इसके एडवांटेज है कि इसको एज एन एविडेंस हम जो है एज एन एविडेंस हमारे काम आ सकती है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर वोचर्स होते हैं, वहीं से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। तो ये लिमिटेशन ही एडवांटेज है। तो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? पहली कि पास्ट ट्रांजेक्शन की बात करती है, दूसरा कि क्वालिटी को जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये दोनों ही इसकी खामियां हैं या लिमिटेशंस हैं, इसलिए आंसर रहेगा बोथ A एंड B। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? मैंने कहा था बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास प्रॉपर कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। उस एविडेंस को हम क्या कहते हैं? वोचर, कैश मेमो, डेबिट नोट या नन ऑफ दिस। उस एविडेंस को हम कहते हैं वोचर। ये कैश मेमो, डेबिट नोट सब इसके अंदर ही आते हैं। तो वोचर जब लिख दिया तो ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। तो जिस एविडेंस पर हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम वोचर कहते हैं। कैश मेमो, डेबिट नोट उसी वोचर के अंदर आते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ए मशीन ऑफ 8 लाख परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। हमने एक मशीन 8 लाख की 1 जुलाई 2018 को खरीदी। What amount of depreciation is charged on 31st March 2019 if the rate of depreciation is 50%? हमने एक मशीन खरीदी थी कब? जुलाई को। तो आप पहले तो ये देखो 1 जुलाई से लेकर हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो अगर आप मंथ काउंट करोगे तो ये 9 महीने आपके बनेंगे।
इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की लगानी। यहां पर आप देखोगे तो 15% पर एनम है, साल की 15% है, लेकिन हमने जब मशीन खरीदी वो जुलाई का महीना था, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारे 9 महीने बनते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन 9 महीने की लगानी। तो कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। कैसे करोगे भाई, 8 लाख की मशीन है, इसकी वैल्यू हर साल 15% कम होगी, लेकिन क्योंकि ये पूरा साल नहीं बन रहा, कितने महीने बन रहे हैं, 9 मंथ्स बन रहे हैं, तो 9/12 कर लेंगे। तो इसका मैं भी कर लेता हूं क्योंकि मैंने अभी किया नहीं। 8 लाख का पहले हम करेंगे 15% और उसको रिड्यूस कर देंगे, 15% साल की हो गई, 9 महीने की 9/12 करके 90,000 मेरा आंसर निकल रहा है। आई होप सही हो, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हम क्या निकालते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इससे हमारा क्या निकलता है, यानी जो गुड्स बेची गई उसकी कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो जो हमने ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था उसको यूज़ किया, खुद परचेजेस भी की होंगी, कुछ डायरेक्ट खर्चे भी आए होंगे, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देने क्योंकि ये स्टॉक अभी बच गया है। तो जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है ये भी बता देता हूं, कई बार इसका भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला भी है, बताता चलो, अब याद आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला एक आपके सामने ये आ गया, एक और भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, सारे याद रख लो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे फॉर्मूले याद रखो क्योंकि जैसे अभी फॉर्मूले में पूछा गया, एक आपको फॉर्मूला अप्लाई करके पूछा गया कि किसका फॉर्मूला है, ऐसे ही हो सकता है ये फॉर्मूला दे के आपको पूछा जाए कि ये किसका फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला दे के पूछा जाए कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये भी आप याद रखो साथ साथ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, सबसे पहले याद रखो ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है तो कहां दी होगी, क्रेडिट साइड में। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, जितनी लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट साइड में आती है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है, कुछ इंफॉर्मेशन बाहर होती है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मैंने पहले भी बताया था, ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो उनकी जगह सिर्फ एक ही है, उनका एक ही घर है, वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, या तो बैलेंस शीट होगा। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी वो सैलरी जो अभी तक हमने नहीं दी, मतलब लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में कहां जाएगी, लाइबिलिटी साइड में। तो इसको कहां दिखाना है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नो, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ एक जगह आएगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नो। ओनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नो। ओनली बैलेंस शीट, यस। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक जगह आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह आएगा, जिसमें बैलेंस शीट कॉमन है। दूसरा डिपेंड करेगा एक्सपेंस किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला एक्सपेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द मशीनरीज, अगर किसी मशीनरी की इंश्योरेंस के लिए हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड या नन ऑफ द अबव। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के, नॉन रेकरिंग, कभी कभार होने वाला खर्चा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो रेगुलर या रेकरिंग नेचर के। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ऐसा कोई खर्चा जो आपने कर दिया लेकिन बेनिफिट आपको आने वाले समय तक मिलता रहेगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि रेगुलर है, हमें हर साल मशीनरी की या अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवानी है, तो ये हमारा रेकरिंग खर्चा है, रेगुलर खर्चा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वोचर इज प्रिपेयर्ड। इसमें से हमें पहचान करनी है उस ट्रांजैक्शन की जिसके लिए ट्रांसफर वोचर बनाया जाता है। दो तरह के वोचर्स होते हैं, कैश वोचर और ट्रांसफर वोचर। जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, उसके लिए बनता है कैश वोचर, और जितनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं
डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गई, तो जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, उसके लिए बनता है ट्रांसफर वोचर। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू अमित, यस इट इज ए ट्रांसफर वोचर। पेमेंट की हमने, वो कैश वोचर है। रिसिप्ट की, वो भी कैश वोचर में आता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा क्रेडिट सेल। तो जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए जो वोचर इशू किया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसफर वोचर या फिर नॉन कैश वोचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम? ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन आपको मिली नहीं, ऐसी कोई इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं, उसका नेचर क्या है? तो कोई भी ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन नहीं मिली, वो एसेट है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू है लेकिन पे नहीं किया, वो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। हाँ, ये एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम है ये, इसलिए हमारा एसेट है। जब ये जो भी इनकम एक्रूड थी, मान लो इंटरेस्ट था या कमीशन थी, जब हमें मिल जाएगी तब वो हमारी क्या बन जाएगी? रेवेन्यू या इनकम बन जाएगी। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट 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 अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज। अगर हमने गुड्स खरीदी, उसके लिए अमाउंट जो पे करना या पेएबल है, वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो परचेज ऑफ गुड्स रेगुलर एक्सपेंडिचर है, हमारा रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। हम गुड्स खरीदेंगे तभी तो उसकी सेल्स करेंगे, तो ऐसा कोई भी खर्चा जो रेकरिंग नेचर का हो या रेगुलर बेस पे हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है? नेट सेल का मतलब क्या है? नेट सेल का मतलब हो गया कैश सेल, क्रेडिट सेल और उसमें से रिटर्न माइनस करने के बाद टोटल में जो सेल होती है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, बिल्कुल यही इसका आंसर भी है। एक मिनट, हाँ जी, ये भी यही इसका आंसर है। ए नेट सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल प्लस सेल्स रिटर्न, नहीं भाई, सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। टोटल सेल माइनस क्रेडिट सेल, नहीं, टोटल सेल पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि टोटल सेल मतलब व्हाट? कैश प्लस क्रेडिट सेल मिला के बनेगी टोटल सेल, और माइनस क्रेडिट सेल नहीं करते। टोटल सेल अगर है भी है तो माइनस करते हैं उसमें से सेल्स रिटर्न। नेट सेल सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, नहीं भाई, सेल्स कौन सी सेल? तो पूरा एक्सप्लेन करना है। टोटल सेल का मतलब कैश प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। बढ़ते हैं आगे। द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसका लास्ट स्टेप कौन सा है? आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने पहले बताया था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप मेजरिंग, तीसरा कौन सा है? रिकॉर्डिंग, चौथा कौन सा है? क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट कौन सा है? कम्युनिकेशन, ये रहा। और फर्स्ट स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। अगर पूछो था फर्स्ट तो हम ये कर लेते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th। विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर विड्रू गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड कैश 8,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज? अगर प्रोप्राइटर ने, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स और कैश को विड्रॉ किया, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? देखिए, डेबिट वो चाहे गुड्स की फॉर्म में करे चाहे कैश की फॉर्म में करे, ड्रॉइंग्स अकाउंट ही डेबिट होगा। हाँ, अगर पूरी प्रॉपर एंट्री बनाई जाए तो उसने कैश को भी निकाला और गुड्स को भी निकाला, तो गुड्स के लिए हम लिखेंगे परचेज। ठीक है, तो कैश 8,000, परचेज यानी गुड्स के लिए हम परचेज लिखेंगे 10,000, तो कुल मिला के 18,000। हमें पूछा गया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो डेबिट हम किसको करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट को। सो ये आपका आंसर है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो दो अकाउंट क्रेडिट होंगे, एक कैश और एक परचेज, जो कि हमारा डी आंसर। अगर डेबिट पूछा होता तो हमारा आंसर डी रहता, कैश अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। लेकिन कब? अगर पूछा होता विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। बढ़ते हैं 13 पे। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ट्रीटेड अंडर डैश एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ड्राइंग अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल। देखिए, ड्राइंग अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ही पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा पर्सनल अकाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया 14। एट द टाइम ऑफ गुड सोल्ड आउटपुट CGST, SGST, IGST अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज एन। देखिए, जब हम गुड्स बेचते हैं तो जो भी हम GST लेते हैं, CGST लेते हैं या SGST लेते हैं, IGST लेते हैं, उसको क्रेडिट किया जाता है। जैसे हमने कोई गुड्स बेची, हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और अगर IGST है तो IGST अकाउंट। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको क्रेडिट क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ ए रेवेन्यू। क्या ये इनकम है? नहीं,
क्योंकि जो भी जीएसटी जिस भी फॉर्म में हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी जीएसटी हो, वो हमारी इनकम नहीं है भाई, वो हमें अपनी जेब में नहीं डालनी है, वो गवर्नमेंट को जाना है, वो हमारा पैसा नहीं है। तो अगर किसी के बिहाफ पे हमारा पैसा, किसी का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हमारी एक लाइबिलिटी रहती है। तो जो पैसा आईजीएसटी की फॉर्म में, सीजीएसटी की फॉर्म में या एसजीएसटी की फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। और अगर किसी का पैसा हमारे पास पड़ा है तो एक लाइबिलिटी रहती है जब तक हम चुका नहीं देते। तो वो क्या है? रेवेन्यू है नहीं, एक्रूड इनकम है नहीं, एसेट है नहीं, क्या है वो हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को जाना है। तो एज ए लाइबिलिटी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और रूल है ना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो उसकी है 60,000 है और मार्केट वैल्यू जो उसकी 80,000 ऑन 31 मार्च 2019। इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट व्हाट अमाउंट। देखिए, हमें क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है ट्रायल बैलेंस के बाहर, जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, 60,000, और मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 है। किस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे? 60,000, 80,000, 20,000 है, 1,40,000। इट विल बी रिकॉर्डेड एट 60,000। किस कंसेप्ट पे? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट, कि आपको एक्सपेक्टेड गेन्स को जो है रिकॉर्ड नहीं करना, और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से विच एवर इज लेस, जो कम वैल्यू वाला होगा, दैट इज 60,000। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। 16th, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरीज 8,000 फॉर दिस ट्रांजेक्शन विच वॉचर इज प्रिपेयर्ड। हमने मशीन पे 8,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, कौन सा वॉचर प्रिपेयर करेंगे? देखिए, मैंने कहा था जितनी हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए हम कौन सा वॉचर यूज करते हैं? ट्रांसफर वॉचर। डेबिट वॉचर हम किसके लिए यूज करते हैं? कैश पेमेंट के लिए। और क्रेडिट वॉचर किसके लिए यूज करते हैं? कैश रिसिप्ट के लिए। तो दो तरह का वॉचर, कैश एंड नॉन कैश, या जिसको ट्रांसफर वॉचर कहते हैं। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की बात नहीं होती, क्रेडिट सेल हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग हो गई, वो सारी की सारी हमारी ट्रांसफर वॉचर या फिर नॉन कैश वॉचर में रिकॉर्ड की जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। परचेजेस बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ, परचेज बुक, परचेज ही लिखा हुआ है, चलो जी, पहले तो थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ, किसके लिए बनाई जाती है? गुड्स परचेज, एसेट परचेज, बोथ ए एंड बी, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, परचेज बुक्स बनाई जाती हैं ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। कैश परचेज ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? परचेज बुक में। इसी तरह सेल भी, एक कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल। कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक में। तो याद रखना, परचेज बुक और सेल्स बुक क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती हैं। कैश वाली जितनी हैं वो कैश बुक में लिखी जाती हैं। बढ़ते हैं 18 पे। डेबिट वॉचर इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ, डेबिट वॉचर किसके लिए बनाया जाता है? अभी मैंने पीछे बात की, एक्सपेंस इनकम, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑल ऑफ दिस। जितने भी डेबिट वॉचर हैं, जितनी कैश की पेमेंट्स होती हैं, फिर से लिख रहा हूं, कैश पेमेंट के लिए हम कौन सा वॉचर यूज करते हैं? डेबिट वॉचर। और कैश रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वॉचर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेक होल्डर वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ फर्म? सबसे पहले लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? मोर देन 1 ईयर का पीरियड। सॉल्वेंट कौन? सॉल्वेंसी क्या हो गई? एबिलिटी टू पे लाइबिलिटीज, किसी कंपनी के एबिलिटी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने वाली। तो इनमें से कौन है जिसको किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पे ज्यादा फोकस रहता है कि उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है? इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, क्रेडिटर्स। देखो, गवर्नमेंट को क्या लेना देना? गवर्नमेंट को तो टैक्स से लेना देना है, उसे नहीं फर्क पड़ता कौन सी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है कैसी नहीं है। सोसाइटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी सॉल्वेंट है कौन सी इंसॉल्वेंट है। क्रेडिटर्स, छोटे मोटे लेंडर्स जो होते हैं, जो उधार देते हैं, उनको भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत फर्क सबको पड़ता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क, विच स्टेक होल्डर वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, किसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा? वो है इन्वेस्टर्स। क्योंकि जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है
वो हमेशा कंपनी की सॉल्वेंसी पे नज़र रखेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंट है या नहीं, कि उसका जो पैसा है, उसने जो पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंट है, अपनी लाइबिलिटीज को आराम से पे कर सकती है, तो वो इन्वेस्टेड रहेगा, अदरवाइज वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वहां से निकाल लेगा। तो इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर्स। कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टर है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो फ्री फ्रॉम एरर, यानी उसमें कोई भी गलती नहीं है। देखिए एक एक करके समझा देता हूँ। रेलेवेंस का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई मतलब है, जिसके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी के लिए कोई मतलब रखती हो। रेलेवेंस का मतलब हो गया मुझे कोई अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखा दे जो मेरे लिए मतलब रखती है, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट है कि हाँ भाई इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ। दैट इज रेलेवेंस फॉर यू। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि अब मैं रिलाई कैसे कर सकता हूँ किसी इन्फॉर्मेशन पे, भाई अगर उसमें कोई गलती नहीं है, आपने उसमें कोई अपनी पर्सनल जजमेंट नहीं डाल दी, या आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, यानी एक तो उसमें एरर्स नहीं है या कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो होगी रिलायबल। कंपेरेबिलिटी हो गई, मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो कि मैं उसको कंपेयर कर पाऊँ अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को या किसी की कंपनी की उस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ, या उस कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी और कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ मैच कर पाऊँ। दैट इज कंपेरेबिलिटी। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव कैरेक्टर, कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो फ्री फ्रॉम एरर होगी, जो फ्री फ्रॉम एरर्स या किसी का बायस ना हो, ऐसी कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमें बताना है। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। तो मैंने अभी बताया रिलायबिलिटी मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलायबल हो, और रिलायबल कब होगी, जब वो फ्री फ्रॉम एरर्स होगी या जिसमें आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज रिलायबिलिटी फॉर यू। बढ़ते आगे। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड एट द टाइम व्हेन सेल इज मेड। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को एज ए रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे जब सेल करेंगे, जब हमारी सेल यानी गुड डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाएगी। मैचिंग प्रिंसिपल नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल तो सिंपल कहता है कि अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करके आप अपना प्रॉफिट दिखाओ। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छुपानी नहीं है, हर इंफॉर्मेशन दिखानी है। प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने रेवेन्यू तब रिकग्नाइज करो या तब रिकॉर्ड करो जब आपने सर्विस दे दी या गुड्स की डिलीवरी कर दी। तो प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि एक बार जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी या सर्विस प्रोवाइड कर दी, डजंट मैटर कि आपको पैसा मिला या अभी फ्यूचर में मिलने वाला है, वो मैटर नहीं करता। वंस यू डिलीवर द गुड और डिलीवर द सर्विसेज, आप अपनी इनकम को एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पैसा अभी मिला है या नहीं। दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। बढ़ते हैं आगे की ओर। Which of the following is an example of representative personal account? इसमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए गोपाल एंड सन्स। नहीं भाई, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। गोपाल एंड सन्स आर्टिफिशियल है। गोपाल एंड सन्स किसी बिजनेस का नाम है। गोपाल होता तो नेचुरल है, लेकिन गोपाल एंड सन्स मतलब ये किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा बोथ बी एंड सी रहेगा। यहां ओ लिखा है, इसको सी कर लो भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। रिटर्न्स आउटवर्ड अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, दिस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम। सबसे पहले आप समझो कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न। तो अगर परचेज रिटर्न है तो कहां से डिडक्ट होगी, सबको पता है, परचेज में से। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है ये जो लिखा गया रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर इज एन डैश फॉर हिम। अगर सेलर ने गुड्स और सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, पहले भी आज इसके बारे में बात हुई, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो एक लायबिलिटी है। क्यों भाई, वो उसका खुद का नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो जब तक वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाता वैसे लायबिलिटी उसके पास रहेगा, तो लायबिलिटी है भाई। नेक्स्ट,
कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने जो गुड्स खरीदी किसके लिए, रीसेल के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। तो मैंने बड़ी बार कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यस। रेकरिंग नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये भी हमने आज या कल किसी एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस किया था। ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ओड बाय एन आउटसाइडर इज एन, अगर किसी आउटसाइडर ने पैसा देना है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे एसेट। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज एज पर द कंसेप्ट ऑफ, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स को कैटेगराइज कर दिया गया किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बड़ी बार बताया है, वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दो चीजें इसने बताई, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने एक्सपेंचर को दो हिस्सों में बांटा, कैपिटल एक्सपेंचर, रेवेन्यू एक्सपेंचर, और उसी में फिक्स एसेट और करंट एसेट्स को भी हमने बांटा है एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, हमें ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आपने अकाउंटिंग मेथड एक बार फॉलो किया साल दर साल उसी को फॉलो करना है। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि आप एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कन्वेंशन इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग एरर, टाइपिंग में कुछ एरर है। खैर हमें ये पूछा गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अभी बात कर रहा था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, नन ऑफ दिस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसमें ये बताया गया एक्सपेक्टेड लॉसेज को आपको कंसिडर करना है, रिकॉर्ड करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और आज का लास्ट एमसीक्यू, sold goods to Mohan of list price 10,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Mona give check for 40% amount which was banked. Discount allowed will be debited by. Discount account जो अलाउ किया उसको हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट हम जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। सबसे पहले आप जो उसकी लिस्ट प्राइस है, आप देखो इसका लिस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है। तो पहला काम आपका ये होता है कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर लेना है। तो ज़रा ट्रेड डिस्काउंट देखें कितने परसेंट है, 10%। तो अगर मैं 10,000 का 10% कैलकुलेट करूं तो 1,000 रुपया तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब वैल्यू कितनी बची, 9,000 बराबर है। मोना ने चेक दिया 40% पे, इसका मतलब मोना ने जो अमाउंट दिया, मोना ने कितना अमाउंट दिया, 9,000 का 40% यानी 3600। याद रखो जो कैश वाला डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट, जितनी पेमेंट कोई करता है उसी पे उसकी कैलकुलेशन होती है। मोना ने 40% पेमेंट की थी 9,000 का, वो बना 3600। इसका 2% कहाँ गया ये, इसका 2% डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, तो 2% कर लो, वो हो गया 72 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। तो याद रखना कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा जितनी पेमेंट होगी, चाहे कैश की फॉर्म में हो चाहे चेक की फॉर्म में, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 MCQs। नेक्स्ट 30 MCQs आपको कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।